गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पॉलीमर के क्लासिफिकेशन पढ़ा था। कुछ आधार पर, कुछ अलग अलग बेसिस पर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था। सबसे पहले हमने किसके आधार पर किया था इसका क्लासिफिकेशन? स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर बताया दो तरीके का, नेचुरल एंड सिंथेटिक। दूसरा हमने इसका पढ़ा था संरचना के आधार पर वर्गीकरण। संरचना के आधार पर तीन तरीके के बताए थे। कौन कौन से होते हैं? लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड। तीसरा हमने पढ़ा था संश्लेषण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंथेसिस, कि कौन से मेथड से हम उसको सिंथेसाइज करते हैं, उसके बेसिस पर हमने दो तरीके के पढ़े थे। एक तो कौन से थे? एडिशन पॉलीमर, और दूसरा कौन सा था? कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये तीन का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन सा? श्रृंखला के आधार पर वर्गीकरण और आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। तो श्रृंखला के आधार पर जो बहुलक है, श्रृंखला के आधार पर कौन से होंगे? एक तो है श्रृंखला वृद्धि बहुलक, चेन ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर क्या होंगे? जिसमें जो पॉलीमर है उसकी चेन की ग्रोथ जो मोनोमर यूनिट है उनके कंटिन्यूअस एडिशन से होती है, यानी कि योगात्मक बहुलीकरण से होती है। तो ऐसे श्रृंखला बहुलक को हम क्या कहेंगे? चेन ग्रोथ पॉलीमर। जब अर्थात क्या कहेंगे कि जब एकलक इकाइयां योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा श्रृंखला में वृद्धि कर बहुलक का निर्माण करती हैं, तो इस तरीके से जो प्राप्त बहुलक होता है उसको हम क्या कहते हैं? श्रृंखला वृद्धि बहुलक। और इसमें जो ये प्रक्रिया होती है ये इंटरमीडिएट के द्वारा कंप्लीट होती है। और इसमें इंटरमीडिएट कौन से हो सकते हैं? फ्री रेडिकल हो सकते हैं, मुक्त मूलक हो सकते हैं, कार्बोकैटायन हो सकते हैं, कार्ब एनायन हो सकते हैं। जैसे एथीन का बहुलीकरण होता है तो क्या बनता है? पॉलीथीन। तो इसमें एथीन की श्रृंखला वृद्धि जो बहुलीकरण है वो परोक्साइड से जो प्राप्त मुक्त मूलक होता है उसकी उपस्थिति के कारण होती है। इसमें परोक्साइड है। इस परोक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो इससे क्या मिलता है? एक मुक्त मूलक बनता है मध्यवर्ती। ये मुक्त मूलक एथीन से रिएक्ट करेगा और एथीन के डबल बॉन्ड पर जो पाई बॉन्ड होता है उसके एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये मुक्त मूलक क्या बनाएगा? उसके साथ जुड़ेगा और नया मुक्त मूलक बना लेगा। ये नया मुक्त मूलक अगली एथीन अणु से आक्रमण करेगा और उससे जुड़ेगा, नया मुक्त मूलक बनेगा। और इस तरीके से ये मुक्त मूलक है वो अगले एथीन पर आक्रमण करेगा, उससे रिएक्ट करेगा और नया मुक्त मूलक बनेगा। तो इस तरीके से ये पद है ये क्या होगा? लगातार बढ़ता जाएगा और एक श्रृंखला बन जाएगी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? चेन ग्रोथ पॉलीमर। दूसरा इसमें स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, पद वृद्धि बहुलक। ये किससे प्राप्त होते हैं? संघनन से। जब दो फ्री मोनोमर यूनिट्स हैं उनके संघनन से प्राप्त उत्पादों की पुनरावृत्ति से जब इस प्रकार के बहुलकों का निर्माण होता है तो इन बहुलकों को हम क्या कहते हैं? पद वृद्धि बहुलक। और इस प्रक्रिया में कुछ छोटे अणुओं का निष्कासन होता है, अणु या परमाणु का, जैसे जल है, अमोनिया है, HCl है, ROH है। तो इन छोटे अणुओं का निर्माण भी इसमें होता है। जैसे मान लिया कोई एकलक इकाई है AX और एक दूसरी मोनोमर यूनिट है BY, तो इसमें A और B आपस में जुड़ करके बहुलक बनाएंगे, द्विलक बनाएंगे। और कौन से किसका निष्कासन होगा इसमें? छोटे अणु का, XY का। और फिर ये AB आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे? धीरे धीरे एक श्रृंखला बनती जाएगी और अगला पद बनेगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्टेप ग्रोथ
पॉलीमर। नेक्स्ट हम इसका वर्गीकरण करेंगे आणविक बलों के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्स, कि बहुलकों के अंदर जो अंतरा आणविक बल होते हैं उनके मैग्नीट्यूड के आधार पर हम इसको 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से हैं ये? थर्मोप्लास्टिक यानी कि ताप प्लास्टिक बहुलक, ताप दृढ़ यानी कि थर्मोसेटिंग बहुलक पॉलीमर, इसके अलावा इलास्टोमर और फाइबर यानी कि रेसे। तो इनमें सबसे पहला है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन से होते हैं? वे बहुलक हैं जो गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं, और हम उनके आकार को गर्म करके परिवर्तित कर सकते हैं, और जब हम इसको ठंडा करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं और अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। तो इस तरीके के बहुलक को हम क्या कहते हैं? ताप प्लास्टिक बहुलक यानी कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इसके उदाहरण है जैसे पॉलीएथीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन है, नायलॉन है। ये सब किसके उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के। दूसरा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर यानी कि ताप दृढ़ बहुलक। तो ये वो बहुलक हैं जो गर्म करने पर, जब हम उनको गर्म करते हैं तो इनमें केमिकल चेंजेस द्वारा क्या होता है, ये कैसे बन जाते हैं? कठोर बन जाते हैं। जब हम इनको गर्म करते हैं तो इनमें 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड फॉर्म में क्या होते हैं? ये परिवर्तित हो जाते हैं, और उसमें परिवर्तित होकर के क्या बन जाते हैं? कठोर बन जाते हैं। और जब एक बार ये हार्ड हो गए, कठोर हो गए, तो दोबारा गर्म करने पर इनको मुलायम हम नहीं कर सकते। तो इस तरीके के बहुलक को हम क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। जैसे इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, इन दोनों बहुलकों में क्या अंतर होगा? थर्मोप्लास्टिक में तो क्या है कि जब हम इनको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कैसे हो जाते हैं? ये सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। लेकिन जो ताप दृढ़ है, ये एक बार ठोस हो गए तो गर्म करने पर ये सॉफ्ट या नरम नहीं होते, और अगर इनको हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये बर्न हो जाएंगे, जलने लग जाएंगे। दूसरा अंतर क्या है कि जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है ये लंबी श्रृंखला युक्त रेखीय बहुलक है, थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग कैसे होते हैं? 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं जिनके अंदर ये श्रृंखलाएं आपस में मजबूती से बंधी सहसंयोजक, मजबूत सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में बंधी रहती हैं। तीसरा, जो थर्मोप्लास्टिक है ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होते हैं, योगात्मक बहुलीकरण से। और थर्मोसेटिंग है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, संघनन बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं सामान्यतः। चौथा, एक निश्चित ताप तक गर्म करने पर ये क्या हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं, और इनको हम नई आकृति में डाल सकते हैं और इसको हम पुनः काम में ले सकते हैं। लेकिन ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग है ये गर्म करने पर मुलायम नहीं होते। इनकी आकार, इनकी आकृति, इनकी संरचना में हम परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि हम इसको दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते। पांचवा अंतर क्या है? ये कैसे होते? सामान्यतः कमजोर, नरम और कम भंगुर प्रकृति के होते हैं। कौन से? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग है ये कैसे होते हैं? ये सामान्यतः कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं और अधिक ब्रटाइल, भंगुर प्रकृति के होते हैं। छठा अंतर क्या है? इन्हें कचरे से पुनः प्राप्त किया जा सकता है,
और थर्मोसेटिंग को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। और सातवां अंतर क्या है, ये कि थर्मोप्लास्टिक हैं, ये सामान्यतः सामान्य कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं, और ये त्रिविमीय त्रियक बंधों के कारण सामान्यतः कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं, अविलय होते हैं। तो ये अंतर था किसमें, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में। तीसरा प्रकार है इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होते हैं, जिनको हम उसकी लंबाई से 3 गुना से अधिक खींच सकते हैं, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, इलास्टोमर। तो ये भी बहुलक है। ये जो कौन से बहुलक है, जिनमें रबड़ की तरह क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्थता होती है, अर्थात खींचने पर अपनी लंबाई से लगभग 3 गुना खिंच जाते हैं, और जब हम तनाव हटाते हैं तो ये वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति यानी कि अपनी लंबाई में वापस आ जाते हैं। जैसे अब ये प्राकृतिक रबड़ है, कृत्रिम रबड़ है, सिलिकॉन रबड़ है, ये सब क्या है, इलास्टोमर्स हैं। और लास्ट है रेशे, फाइबर। तो वे बहुलक जिनमें 2 श्रृंखलाओं के मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध या डाइपोल डाइपोल आकर्षण के कारण के में होता है आंतरिक आणविक बल होता है। तो ऐसी श्रृंखलाओं वाले बहुलक को हम क्या कहते हैं, रेशे कहते हैं, फाइबर कहलाते हैं। इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है, तनन सामर्थ्य, और ये क्या होते हैं, उच्च दृढ़ता वाले और लचक वाले क्रिस्टलीय प्रकृति वाले रेशे होते हैं। जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, ये सब क्या है, रेशे। नायलॉन में कौन कौन सी मोनोमर यूनिट होती हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडेपिक एसिड। तो इनसे मिलकर के क्या बनता है, इनके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से किस तरीके का पॉलीमराइजेशन होगा, संघनन बहुलीकरण। और उस संघनन बहुलीकरण से क्या बनता है, नायलॉन 6,6। इसको हम नायलॉन 6,6 क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी दोनों मोनोमर यूनिट्स में हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडेपिक एसिड दोनों में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नायलॉन 6,6। तो ये था पॉलीमर का वर्गीकरण। थैंक यू।